गाइस इस वीडियो में हम करेंगे नॉन इंड AS 105 नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल और डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। एन आइटम ऑफ पीपी। तो ये जो नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल लगता है, ये सिर्फ तीन मतलब जो इंड AS पीपी इंटेंजिबल एसेट और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे लगता है। इंड AS अपना 16, 38 और 40 के ही जो एसेट्स होते हैं वो नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल में क्लासीफाई किया सकते हैं। उसकी कंडीशंस होती है वो हम देखेंगे क्वेश्चंस में। एन आइटम ऑफ पीपी दैट इज मेजर्ड एट कॉस्ट measured in accordance with Ind AS 16 entity ABC owned an item of property. It state that following amount in last financial statement. कॉस्ट इतना है, इसमें माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन तो नेट बुक वैल्यू आ जाएगी। Assets is depreciated at the annual rate of 10%। ठीक है। एंटिटी क्लोजेज द बुक इतना। ये हमें 31 दिसंबर की दे रखी है और कह रखे बुक्स क्लोज करते हैं वो 31 मार्च को। ड्यूरिंग द जुलाई 2022 द एंटिटी डिसाइड टू सेल द एसेट ऑन 1 अगस्त। इट मीट द कंडीशन ऑफ इतना। एनालाइज व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट इन द बुक्स फॉर द। तो इन्होंने पूछा इन द बुक्स फॉर द ईयर 21-22। तो 21-22 तो 21-22 तो बीत चुके हैं और उसके बाद वो डिसाइड कर रहे हैं। तो सब्सिक्वेंट पीरियड में हम चलो मानते हैं कि अभी तक ऑडिट नहीं आया, तो वो पूछ रहा है एडजस्टिंग इवेंट होगा या नहीं होगा। तो ये एडजस्टिंग इवेंट नहीं होता तो इसका इफेक्ट तो एज ऑन 31 मार्च तो जितना क्लोजिंग बैलेंस है वही रहेगा और उसे पीपी ही शो करेगी। तो 6 लाख पे 2.5% का डेप्रिसिएशन लगा देगी क्योंकि एक क्वार्टर बचा है। तो एडजस्टिंग इवेंट नहीं है। तो फॉर द बुक्स ईयर एंडेड 21-22 पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, सब्सिक्वेंट उस पर इफेक्ट आएगा और उसमें हम फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और कैरिंग आउट जो भी लोअर है उस पर हम उसको शो करेंगे। उसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 2 देखते हैं। चलो इन्होंने आंसर क्या देखा है, शुड बी depreciated by further, it should be carried before it is measured। चलो इन्होंने बताया नहीं एडजस्टिंग इवेंट का, लेकिन इसका वही आएगा आंसर। इन्होंने तो बस डेप्रिशिएट कैलकुलेट करके दिखा दिया और कह दिया कि फ्यूचर डेप्रिशिएशन नहीं लगेगा। वो तो एस लिमिटेड परचेज अ प्रॉपर्टी इतना ऑन यूजफुल लाइफ इतना है, क्लासीफाई द प्रॉपर्टी ऑन। ठीक है, 2 साल बाद तो 2 साल की डेप्रिसिएशन लग जाएगी। द इम्पेयरमेंट टेस्टिंग प्रोवाइड रीजनेबल एस्टिमेट ऑफ इतना। तो इम्पेयरमेंट अगर इम्पेयरमेंट टेस्टिंग के बाद इम्पेयरमेंट लॉस आ रहा होगा तो वो भी बुक कर लेगी। द फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ वाज इतना। रिकवरेबल अमाउंट इतना है ना। हाँ, तो हम पहले इम्पेयरमेंट टेस्ट करेंगे, इम्पेयरमेंट लॉस हम बुक करेंगे PNL का और फिर हम इसको हम लॉस ऑन मतलब जो ये इसकी फिर हम इतना ही दिखाएंगे, रिकवरेबल अमाउंट में नहीं दिखाएंगे। ऑन मार्च 1 साल बाद द रिकवरेबल अमाउंट इज इतना। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये। तो वो पूछ रहे इस दौरान और इस दौरान क्या होगा। माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस एक्यूमुलेटेड लॉस, तो कैरिंग अमाउंट इतना हो गया, विल बी लोअर ऑफ इतना।
डेप्रिसिएशन इतना, इम्पेयरमेंट लॉस, अच्छा इम्पेयरमेंट लॉस 10,000 ऐड हो जाएगा उसी में, वो तो लॉस, वो तो पीएनएल में ही जाएगा, जिस मर्जी नाम से दिखा दो. डज नॉट मटेरियल, द वैल्यू विल बी लोअर ऑफ द कैरिंग अमाउंट इतना, डेप्रिसिएशन बेस्ड ऑन 13-year बैलेंस इतना, कैरिंग अमाउंट इतना आ गया. रिकवरेबल अमाउंट इतना, प्रॉपर्टी विल बी वैल्यूड एट इतना. तो जब ये नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल से हम दोबारा उसे पीपी में लाते हैं तो रिकवरेबल अमाउंट पे नहीं शो करते. हाँ, तो उसमें हम देखते हैं कि रिकवरेबल अमाउंट क्या है उस डेट का, और कैरिंग अमाउंट इफ़ द एसेट वाज नॉट क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल, तो हम कैरिंग वैल्यू उसकी नॉर्मल डेप्रिसिएशन के हिसाब से निकाल लेंगे, और फिर रिकवरेबल अमाउंट जो दोनों में से लोअर होगा उस पर रिकॉग्नाइज करेगी. और अगर पीएनएल प्रॉफिट एंड लॉस अगर फर्दर डेबिट करना होगा तो डेबिट करेगी, और रिवर्स करना होगा तो रिवर्स करेगी. इलस्ट्रेशन नंबर 13 देखते हैं. क्लासिफाई वेदर ईच ऑफ द सिनेरियो इज अराइज डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, ये क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट हेल्ड फॉर सेल. तो एमएनओ डिपॉजिट a component of entity by selling the underlying asset. The sale transaction is incomplete at the reporting. Dispose a component of the entity by selling the underlying asset. तो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन में एक कंपोनेंट या तो डिस्पोज होता है या तो कंपोनेंट हेल्ड फॉर सेल में क्लासिफाई होता है, तो उसे डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन कहते हैं. तो मेरे हिसाब से फर्स्ट वाला डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन होगा. डिस्पोज हुआ है ना, द सेल ट्रांजेक्शन इज इनकम्प्लीट, इसलिए वो हेल्ड फॉर सेल भी कहलाएगा. PQR is ceases the activity that meet the definition of discontinuing operation without selling any asset. Ceases the activity without selling, तो उनका इसमें डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन तो ये ऐसे यहाँ पर नो आएगा मेरे हिसाब से. उसके बाद STU ceases the activity that has already completed the sale of underlying assets at the reporting date. Ceases the activities that has already completed and at the reporting date. तो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन आएगा और हेल्ड फॉर सेल नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी सेल हो चुका है. और VWX will sell
or has sold assets that are within the scope of Ind AS 105 but does not discontinue any of its operations. Will sell or has sold asset that within the scope of 105. Will sell. हाँ, तो इसमें हेल्ड फॉर सेल है लेकिन डिसकंटिन्यूड नहीं है. Illustration number 4 देखते हैं. Sun Limited is a retailer of takeaway who decided to sell one of its outlet. तो आउटलेट एक कंपोनेंट नहीं होता. Located in Chandni Chowk, the company will continue to run 200 other outlets. All the criteria mentioned in the 105 classify the asset as held for sale. The result is a disposal group, not a discontinuing operation, as it is only one outlet and is not the major line of the बिजनेस. भाई एक आउटलेट है, सिर्फ कोई बिजनेस या जियोग्राफिकल एरिया नहीं है. उसके बाद ऑन फैब इतना द एंटिटी बिकम कमिट टू sell a plant property. However, its plan certainly renovate to increase the prior price. हाँ, तो the renovation will be take span of 2 months. तो वो 2 मंथ बाद मतलब 30th अप्रैल को होगा. तो 30 तो एज ऑन 31 मार्च नहीं कर सकते उसे क्लासीफाई अगर 2 मंथ्स का वो रिनोवेशन टाइम, क्योंकि हमें उस कंडीशन में सेल तब उसे रिकॉग्नाइज करना चाहिए एसेट हेल्ड फॉर सेल जब वो उस कंडीशन में हो, कोई भी सिग्निफिकेंट चेंजेस ना करना हो. उसके बाद है ऑन March 1st entity are decided to sell one of its factory. Agent is appointed and factory is actively marketed. Decided to sell one of its factory. ठीक है, फैक्ट्री तो वो नहीं है ना, कोई डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन नहीं है भाई, बिजनेस सेगमेंट नहीं है या जियोग्राफिकल. एजेंट इज अपॉइंटेड एंड फैक्ट्री इज एक्टिवली मार्केट ऑन. इट एक्सपेक्ट दैट फैक्ट्री विल बी सोल्ड बाय, ठीक है, 1 साल के अंदर. तो नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल दिखा देगा. वन इन मे the market price of the deteriorated. I'll believe that the market will recover and thus will not decide it. The company accounts are authorized and issued on इतना. So वो नॉन एडजस्टिंग इवेंट है. तो 31 मार्च को हम देखेंगे क्या है. 31 मार्च को तो वो नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल था ना, उसके बाद डिसाइड हुआ है, तो नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, तो हेल्ड फॉर सेल ही दिखाएगा. Question number 7. On June, entity plan to sell a group of assets and liabilities which are disposable group. On July इतना the board approved the and commit the, ठीक है. However, since the manufacturing unit is regulated and approved by regulator, the approval of regulator received by, ठीक है, the sale is expected to be completed by 31st March. ठीक है. एंटिटी फॉलोज दिसंबर ईयर, ठीक है, दिसंबर, ठीक है. तो दिसंबर एंड पे तो वो नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल आ जाएगा. उसके बाद है एसेट्स. एक सेकेंड, यहाँ पर कैरिंग वैल्यू दिसंबर की है और जुलाई की है.
दिसंबर पिछले साल की है। द फेयर वैल्यू ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इज इतना and itna the cost to sell on both these days is itna. This is possible group is not sold at the period ended. The fair value is lower than the carrying value of the disposable date as on ठीक है। whether the तो क्लासीफाई किया जा सकता है क्योंकि अथॉरिटी से भी अप्रूवल मिल गया और एक्सपेक्टेड टू बी है कि वो दिसंबर में आ जाएगा। और 5 कंडीशन हम बता देंगे। द मेजरमेंट ऑफ एट द एज ऑन द डेट ऑफ क्लासिफिकेशन द तो यहाँ पर जुलाई का ना जुलाई पे अप्रूवल आ गया था ना। तो जुलाई 31 जुलाई को अप्रूवल आ गया था तो उसी दिन क्लासिफाई कर देंगे और उसके बाद एप्रिशिएट नहीं करेंगे। दिस 18,500 माइनस 100 करेंगे तो उस पर क्लासिफाई हो जाएगी। मेजरिंग डेट पे भी वही रहेगा और ईयर एंड डेट पे भी वही रहेगा। तो वो जो इम्पेयरमेंट कॉस्ट है वो आएगा, वो जैसे इम्पेयरमेंट में हम सबसे पहले गुडविल को कम करते हैं वैसे होगा। डिस्पोजेबल ऐसा वो है ना। बाकी प्लांट मशीनरी इन्वेंट्री नहीं होगी, क्रेडिटर नहीं होगा, लोन्स नहीं होगा। डेटर को कर सकते हैं तो प्लांट मशीनरी और डेटर को अकॉर्डिंगली इन्होंने डेटर को भी नहीं किया, सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी को ही किया। ठीक है। नंबर 8 दे रखे हैं, इसमें हमें ओपनिंग बैलेंस दे रखा है लेकिन ये किसी काम का नहीं है। उसमें उसके बाद वो कह रहे हैं 15 सितंबर को उन्होंने डिसाइड किया कि हेल्प फॉर सेल करेंगे। उस दिन का कैरिंग अमाउंट दे रखा है। उसके बाद उन्होंने फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ एसेट बनाएगी और सिर्फ उन्हीं एसेट्स पे एलोकेट करेगी जो इसके स्कोप में। तो इसके स्कोप में इंडिया 16 वाले, 38 वाले और 40 वाले। तो इंटेंजिबल एसेट है, पीपी ही है और बस यही है। और गुडविल तो सबसे पहले डेप्रिशिएट होती है, बाकी ये नॉन करंट में प्रोविज़न है तो ये नहीं होगा। तो पीपी और इंटेंजिबल एसेट और गुडविल को हम पहले गुडविल में से निकाल लेंगे, बाकी इंटेंजिबल एसेट और पीपी में एलोकेट कर देंगे जो डिफरेंस आएगा। अब वो कह रहे हैं ईयर एंड पे क्या हो रहा है। ईयर एंड पे तो इन दो एसेट को छोड़ के बाकी सारे के सारे हो सकते हैं, बाकी के सारे की वैल्यू एडजस्ट कर सकते हैं हम। और वो कह रहे हैं फेयर वैल्यू इतने पे है तो इस वैल्यू पे लाना है हमें। इन बाकी सारे एसेट्स की वैल्यू हम रिक्लासीफाई कर देंगे और जो भी अगर और लेस करना होगा तो वो इंटेंजिबल और पीपी में से कर देंगे। तो ये जो लॉस आता है, लॉस टू जितना भी डेबिट बैलेंस आता है when we are showing to at fair value less cost of asset, तो वो सारा का सारा P&L पे ट्रांसफ़र होता है। तो यहाँ पर इम्पेयरमेंट वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो इम्पेयरमेंट वर्ड यूज़ कर सकते हो उसे। उसके बाद है इलस्ट्रेशन नंबर 9।
CK Limited prepare a financial statement under India for the quarter ended इतना जून. ठीक है. During the 3 months ended, the following events have occurred. On 1st April, company had decided to sell one of the going concern. Geographical तो वो है discontinuing operation है. उसके बाद proposed sale would involve buyer acquiring the non-monetary asset of the division, with company collecting any outstanding related to by settling any liability. 1st April को कैरिंग वैल्यू ऐसे थी, परचेज गुड की इतनी थी, पीपी की इतनी थी. ऑन द कंपनी हैड डिसाइडेड, और ये कंपनी ने ठीक है तो इस दिन ये थी. कंपनी हैड डिसाइडेड टू एक्टिवली market the division and received number of on 1st April director estimate that they would receive itna on have a market condition a company receive and accept an offer of इतना. तो पहले तो 1st April को में जितना लॉस आ रहा है कैरिंग अमाउंट पे, कैरिंग अमाउंट पे तो लॉस आ ही नहीं रहा आपको. तो लोअर ऑफ दिखाते हैं ना, तो इतना ही दिखाएंगे. Since the market condition, sale is expected to be completed क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पर हमें कैरिंग वैल्यू दे रखी है. डिस्पोजल ग्रुप में और भी एसेट्स और भी मॉनेटरी एसेट्स है, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो सेट ऑफ कर देगी, रियलाइज़ कर लेगी टीआर से और लाइबिलिटी रियलाइज़ कर देगी. तो इसकी हमें जो डिस्पोजेबल एसेट दे रखा है या फिर जिसको डिसकंटिन्यूड इसका अपना डिसकंटिन्यूड बिजनेस का ऑपरेशंस का जो एसेट्स है वो ये सारे हैं. तो अब इन सब की कैरिंग वैल्यू जो है, और उसके बाद आगे हमें 1 अप्रैल पे 1 अगस्त पे हमें वो दे रखी है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल. और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल हमेशा कैरिंग अमाउंट से ज़्यादा ही है, तो इम्पेयरमेंट होगा ही नहीं, मतलब उसको हम नीचे लाएंगे ही नहीं. ड्यूरिंग द ईयर इन्वेंट्री डिवीज़न वर ऑफ इतने वर सोल्ड, तो प्रॉफिट में ही सोल्ड हुआ है. तो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री डिवीज़न वाज इतना. एट नेट रियलाइजेबल वैल्यू, तो इस क्वेश्चन में हम कुछ नहीं करेंगे, थ्योरी ही लिख देंगे. क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं. आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिस्पोजेबल ग्रुप. तो XYZ अनाउंस बोर्ड इंटेंशन टू सेल द शेयर्स ऑफ द सब्सिडरी अल्फा contingent upon approval of. It seems like that the approval will be granted in near future. No specific potential buyer has been identified. तो सेल है ना, डिस्पोजल ग्रुप तो कुछ और होता है, सेल तो ये इन्वेस्टमेंट हेल्ड फॉर सेल आ जाएगा. अच्छा, सेल शेयर होल्डर अप्रूवल पेंडिंग है, तो इसकी वजह से अभी नहीं दिखा सकते. PQR एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट टू सेल द एंटायर डिलीवरी फीट ऑफ द
vehicle operated from its warehouse to a competitor. The asset will be transformed on Itna, from which date will be outsourced delivery service to another. तो हाँ, तो एज ऑन 31 मार्च तो दिखा ही सकते हैं, तो इसमें सेकेंड वाले में दिखा देगी. ऑन फर्स्ट मैनेजमेंट शेयर अप्रूव कर दिया उन्होंने प्लान. कंसल्टेंट हायर किया टू सेल द मैनेजमेंट. हेड्स द एग्रीमेंट. ड्यू डिलिजेंस हुई है. स्टिल इन द प्रोग्रेस. एडमिन थ्रू. द ट्रांजेक्शन इज एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट बाय अप्रैल. एंड नेगोशिएट मतलब सेल का ही है ना, तो स्टिल इन प्रोग्रेस और 1 महीने में हो जाएगा, तो उससे दिखा सकते हैं हेल्प फॉर सेल. अब MTP RTP देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं. इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एक ही परचेज किया था. यूज़फुल लाइफ इतना है. ऑन 2 साल बाद, 2 साल के भी ये अपना 2.5 साल बाद कंपनी टेम्परली स्टॉप. लेकिन तो टेम्परेली स्टॉप किया तो NCI नहीं दिखाएगी, लेकिन अकाउंटेंट ने दिखा दिया. अकाउंटेंट दिखा दिया और फिर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल दिखा रखी है यहाँ पे. उसके बाद अकाउंटेंट ने ये फॉलोइंग वर्किंग की है. एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और फिर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल इतना, और उसने ये दिखा दिया. तो हम फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे नहीं दिखाएगी, ठीक है, क्योंकि ये वो नहीं है. लेकिन अब इसकी उन्होंने, अब इस पे हम इम्पेयरमेंट टेस्ट कर सकते हैं. लेकिन इम्पेयरमेंट टेस्ट करेंगे तो इम्पेयरमेंट टेस्ट में रिकवरेबल अमाउंट कैसे निकालते हैं, वैल्यू इन यूज़ और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल. तो यहाँ पर एक असम्पशन है, इसमें इस क्वेश्चन में याद रखना होगा. यहाँ पर एक असम्पशन है कि इन्होंने फेयर वैल्यू, अगर फेयर वैल्यू इन यूज़ नहीं है तो इम्पेयरमेंट टेस्ट हो ही नहीं सकता. तो यहाँ पर इन्होंने अज्यूम किया इम्पेयरमेंट टेस्ट 0 है, तो हायर उसका 12 lakhs होगा. तो इम्पेयरमेंट टेस्ट इन्होंने कर दिया, इम्पेयरमेंट किया है, लेकिन हेल्प फॉर सेल नहीं होगा. तो जो उसने किया है वो गलत किया है, वो तो रिवर्स करेगी. लेकिन इम्पेयरमेंट टेस्ट इन्होंने यहाँ पर कर दिया, और इम्पेयरमेंट टेस्ट में इतनी बड़ी अजम्पशन लिया इन्होंने. क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. टू सेल अ प्रॉपर्टी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सर्टेन रिनोवेशन to increase the value, the renovation are expected to be completed within the short span of 2 months. तो short span 2 months तो उसके बाद ही दिखाएगी. short span कोई ऐसा डिफाइन नहीं है स्टैंडर्ड में. 2 months भी एक लॉन्ग स्पैन होता है. तो अप्रैल में और बल्कि नेक्स्ट ईयर में. तो एज ऑन 31 मार्च हम नहीं दिखा सकते उसे. टू सेल अ कमर्शियल बिल्डिंग to a buyer after the occupant vacate the land. The time required for vacant the land is usual and customary for the sale of such. The entity considered for is highly probable. तो सेकेंड केस में हम दिखा सकते हैं, क्योंकि यूजुअल टाइम लगेगा. कैन नॉट बी क्लासीफाई, कैन बी क्लासीफाई, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. X लिमिटेड एक्वायर B लिमिटेड. टोटल फेयर वैल्यू तो एक्सक्लूडिंग लाइबिलिटी इतना है, लाइबिलिटी की वैल्यू इतनी है, तो दिस माइनस दिस और कॉस्ट टू सेल माइनस कर देंगे. उसके बाद फेयर वैल्यू ऑफ टोटल एसेट ऑन रिपोर्टेड डेट इतना है, तो दिस माइनस रिपोर्टेड डेट पे पूछा ना उन्होंने. रिपोर्टेड डेट पे होगा दिस माइनस 80 माइनस 10 रिपोर्टेड डेट. उसके बाद है अपना इलस्ट्रेशन नंबर 4. कंपनी हैज क्लासिफाइड द division B has allowed the PPE which
from the classified as company company as classified the has, लेकिन जो PPE है डिवीजन बी, हाउ PPE फॉर द कंपनी अडोप्टेड कॉस्ट में, तो PPE जो है डेप्रिसिएशन शुड बी प्रोवाइडेड टिल, हाँ तो 31 मार्च पे तो PPE 3 महीने डेप्रिशिएट होगा, नॉर्मल जैसे होता है। ये एग्जांपल देख लेते हैं। डिस्पोजेबल एसेट कैरिंग अमाउंट इमीडिएटली बिफोर, इतनी कैरिंग वैल्यू है, और ये जो लॉस है ये अकॉर्डिंगली पहले गुडविल में जाएगा पूरा का पूरा, नहीं था चलो 16 से 13, तो 13 3,00,000 का लॉस है, पहले यहाँ से कम होगा फिर इन दोनों से कम हो जाएगा। इन्वेंट्री और इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स को नहीं छेड़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 5 में ऑन 1 जनवरी द कैरी में अमाउंट, मतलब ये वो एक इलस्ट्रेशन देखा था उसके जैसा ही है, बस इसमें हमें ये सब की कैरिंग अमाउंट दे रखी है। उसके बाद 1 जैन को बिगिन टू एक्टिवली मार्केट एंड रिसीव नंबर ऑफ द डायरेक्टर रिसीव इतने, तो इसकी हम कैरिंग वैल्यू 7,20,000 है, तो 6,40,000 फ्रॉम द सेल ऑफ डिवीज़न एस्टीमेट उन्होंने लगाया, मतलब फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल, सिंस द मार्केट कंडीशन हैज़ इम्प्रूव्ड ऑन तो 31 में, तो मतलब ये उस वैल्यू पे दिखा देंगे, सबसे पहले गुडविल से निकाल लेंगे, बाकी अगर कुछ होगा तो PPE से निकाल लेंगे, और उसके बाद 31 मार्च को वैसे ही दिखाएंगे। उसके बाद 30 अप्रैल को ये कह रहे हैं रिसीव एंड एक्सेप्ट ऑफर ऑफ इतने का, द सेल इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड बाय जून, ठीक है। 6 is assumed to be reasonable estimate for the value 31 मार्च को रीजनेबल वैल्यू ये कह रहे हैं, लेकिन जैन में तो हमने इससे कम में कर लिया था, तो जब रिवर्सल करेंगे तो PP में ऐड कर देंगे। During the inventory cost was sold, ड्यूरिंग इस पीरियड में इन्वेंट्री जो है इतने की वो सोल्ड हुई थी इतने में, टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री जो है वो इतने की है, तो मतलब 2 लाख रुपए कम हो गए, बल्कि 20,000 रुपये वहाँ से कम हो गया, और 20,000 रुपये कम होके तो मतलब 40,000 रुपये का रिवर्सल हुआ है। 40,000 रुपये का जो रिवर्सल हुआ है वो PPE में आ जाएगा। पहले तो गुडविल से निकालेगी, गुडविल का जो इम्पेयरमेंट लॉस है वो रिवर्स नहीं हो सकता, तो सेलिंग प्राइस विल बी ट्रीटेड एज रिवर्सल ऑफ कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज। अच्छा ठीक है, तो PP, क्योंकि PP से कुछ रिवर्सल ही नहीं हुआ था तो नहीं हो सकता। उसके बाद
So the carrying value will be and the inventory will be shown as, ठीक है, इन्वेंट्री वैसे दिखा देगी और गुडविल तो इम्पेयर कर ही दिया उसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कंपनी एक्स हैज आइडेंटिफाइड वन ऑफ द डिवीजन to be sold to a prospective customer and the board has approved the plan on itna September. The sale is expected to complete in 1 year but still qualify after 1 year as per Annexure B. The cost of, चलो ठीक है हम मान लेते हैं, the cost to sell is इतने and the fair value of the division is इतने, तो and the carrying value is इतना। हाँ तो बहुत इजी है, तो मेजर दोनों डेट को सेम। अच्छा, इन्होंने कॉस्ट टू सेल इंकर्ड ऑन टू बी इंकर्ड ऑन, तो कॉस्ट टू सेल इन्होंने फ्यूचर डेट की दे रखी है, तो इसको हम डिस्काउंट कर लेंगे 10% से। अगर हमें मार्च पे लाना है तो मार्च और सितंबर का डिस्काउंट कर लेते, कॉस्ट ऑफ सेल ही पे ही डिफरेंस आएगा, बाकी तो फेयर वैल्यू तो सेम ही है दोनों डेट्स की।